बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बीपीएससी पीआरटी में गणित का प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा टोटल 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। तो भैया गणित में अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप प्रत्येक चैप्टर डिटेल में पढ़ सकें। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना है जिससे सारे चैप्टर का रिवीजन होता रहे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको गणित के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं। जल्द ही हम लोग टोटल 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तो इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल देसी अंदाज में कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। इसको आप सभी लोग एक बार देख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। भैया कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना है। जो भी प्रश्न आपके सामने आए फटाफट उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर तीन चीजें होती हैं जब भी कोई आप यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तीन चीजें होती हैं। पहला हमारा क्रय मूल्य होता है जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा जिस मूल्य पर कोई सामान बिकता है यानी कि विक्रय मूल्य होता है। और तीसरा जो उसमें प्रिंट होता है जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस अथवा अंकित मूल्य जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम आप जो है क्रय मूल्य को x रुपया मान लीजिए और जो अंकित मूल्य है एमआरपी है उसको y रुपया मान लीजिए। कोई भी चीज 100% होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, यानी कि अंकित मूल्य हमारा y है। कोई भी चीज 100% होती है, इस हिसाब से अगर हमें 40% की छूट मिलेगी तो वो वस्तु जो है y के 60% रेट में बिकेगी। यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य का 60%, क्योंकि 100% में 40% छूट दे देंगे तो 60% बचेगी। तो अंकित मूल्य का 60% उसका विक्रय मूल्य होगा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हमने अंकित मूल्य के हिसाब से निकाल लिया। अब आते हैं क्रय मूल्य के हिसाब से। उस पर 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि किससे होती है, क्रय मूल्य से होती है। तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा x रुपया है, इस पे हम इस हिसाब से बेच रहे हैं कि 30% की हानि हो रही है, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य का 70% होगा। कहने का मतलब आप 100 रुपए की चीज को 30 रुपया कम में यानी 70 रुपए में बेच रहे हैं। 70 रुपया हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी। यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये क्रय मूल्य के हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य है, जहां पर हमने क्रय मूल्य का 30% नुकसान हो रहा है। और ये भी आपका विक्रय मूल्य है जो कि अंकित मूल्य के हिसाब से है। तो दोनों हमारे विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। अब इस समीकरण से y बटे x का मान हमें निकालना है। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। y बटे x का मान निकालने के लिए x को आपको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो 6 का गुणा करके आप इस तरफ ले आइए तो 7 बटे हो जाएगा कितना, 6। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि y के सामने कितना लिखा है 7 और x के सामने कितना लिखा है 6। x हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, y हमारा अंकित मूल्य था। प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि अंकित मूल्य पर कोई सामान बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। यानी कि अगर 6 रुपए की चीज को अंकित मूल्य हमारा 7 रुपया है, 7 रुपए में बेचे तो कितना हमारा प्रॉफिट होगा। ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये अनुपात में वैल्यू है, लेकिन इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर 6 रुपए की चीज को आप 7 रुपए में बेचोगे तो स्वाभाविक सी बात है 1 रुपए का यहाँ पर आपका लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना आप सभी लोगों को आता ही है। जितना प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिख दीजिए, लाभ कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है, उसको नीचे लिख लीजिए और गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 से कैंसिल आउट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% आपका आंसर रहेगा। इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 16 सही 2/3 यानी कि विकल्प कौन सा, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू सबको याद होना चाहिए, 16 सही 2/3। तो इस प्रश्न को आपने बहुत ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया है। आपको बस ये 2-3 लाइन लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग पढ़िए। 2 साल का समय दिया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपया है। तो इसका फार्मूला भी होता है
कोई भी किताब आपके पास होगी उसमें फार्मूला लिखा रहता है। तो फार्मूला अगर भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको हम आपको समझाते हैं। अगर फार्मूला ना लगाना चाहें तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो आपका साधारण ब्याज होता है वो डायरेक्ट लिया जाता है, यानी 2 साल का समय है और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो अलग अलग लिया जाता है। यानी कि पहले साल कितना मिलेगा 4%, प्रश्न में दिया गया है। दूसरे साल कितना मिलेगा 4% मिलेगा ही, लेकिन दूसरे साल इस पहले साल जो 4% मिल रहा है इसका का मतलब होता है गुणा, इसका भी 4% मिलेगा, यानी ब्याज पे ब्याज मिलता है, ये आपको पता है। तो ये तो 8% हो ही रहा है, इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं, प्लस ये 4% है और ये जो प्रतिशत का निशान है इसको हटा दो तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा और कुल मिला के हो गया 16/100, 16/100%, ठीक है। और ये प्लस के 8% है, ये है। तो यहाँ पर इतना कैलकुलेशन हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि जो साधारण ब्याज है वो 8% है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 8% तो मिलेगा ही और प्लस 16 सही, ये प्लस निशान लगा है बीच में, 16/100% अलग से मिलेगा। तो यानी कि अगर ब्याज में अंतर देखें, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये दोनों तो बराबर ही हैं, और जो ब्याज का अंतर है यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो इसको 4 से कैंसिल आउट भी कर दो, 16/100 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4/25 बचेगा। तो प्रतिशत में जो अंतर है वो 4/25% का अंतर है, और रुपए का अंतर कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, 1 रुपया दिया गया है। तो रुपए का अंतर 1 रुपया दिया गया है और परसेंटेज में जो अंतर है वो 4 से ही 25 का अंतर है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये सारी चीजें सिर्फ आपको इतना समझाने के लिए लिखा गया है कि प्रतिशत में हमारा कितना अंतर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 1% किसके बराबर होगा, इसका तिरक गुणा उधर कर दो तो 25 ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। तो 1% किसके बराबर होगा, 25/4 रुपए के बराबर होगा। हमें मूलधन निकालना है, मूलधन कितना होता है 100% होता है। ऊपर दिए गए समीकरण में 100 का आप गुणा कर दीजिए तो 25/4 और गुणे 100, यहाँ पर आपने 100 का गुणा कर दिया है, यहाँ पर आपने 100 का गुणा कर दिया है, ठीक है। और ये हो जाएगा रुपया। अब इसको मूलधन हमेशा 100% होता है, ये कटे कैंसिल आउट होगा 25 बार और 25 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625। तो 625 रुपया इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया। यानी कि अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आएगा तो आप प्रतिशत वाले मेथड से ही सॉल्व करिएगा, आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए भैया एक महत्वपूर्ण सूचना है, परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर आप सीरियस अभ्यर्थी हैं, परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सेकंड पेपर जो कि 120 नंबरों का होता है, इसमें अधिक से अधिक आपको नंबर लाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए यह एक व्हाट्सएप नंबर है 9616395014। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बीपीएससी पीआरटी लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये 200 जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, इसमें से अगर आप 100, 120, 100 कुछ भी हल्के फुल्के प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे, 100-200 प्रैक्टिस सेट जितना भी आपका मर्जी का है उतना आप लगा लेंगे, तो इतना समझ लीजिए कि आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक हमें प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। डिटेल में अब आपके पास पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये औसत का प्रश्न है। देखो, औसत में बहुत सारे ट्रिक काम करती हैं, बहुत सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे तब तक तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन में कितने लड़के हैं, हमारे पास 10 लड़के हैं और इनकी औसत आयु कितनी है 12। तो जो टोटल संख्या होती है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए कुल मान, जिसको हम लोग कुल मान कहते हैं, कुल मान, टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या होते हैं, जो हमारी संख्या होती है उसमें औसत का गुणा कर देते हैं तो टोटल मान हो जाएगा 120। अब आगे बढ़ते हैं। 7 वर्षीय बच्चे की उम्र कितनी है, 7 वर्ष, ठीक है। 5 लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं, तो बच्चों की उम्र कितने बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, 5 बच्चे, और एक बच्चे की उम्र कितनी है 7, तो टोटल इनका निकल आया 35। इसको जोड़ लो,
ठीक है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 5, 155। टोटल कितने बच्चे हो गए, यहाँ पर ये 10 बच्चे पहले थे, 5 बच्चे बाद में है, टोटल हमारे पास 15 बच्चे होंगे। कुल वैल्यू कितनी है 155, तो 155 में 15 का भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 155 में 15 का भाग करेंगे तो 15 धम्मा 150 और फिर दशमलव लगेगा, हो जाएगा 50, 15 तिहाई 45, यानी 10.3 आपका आंसर आएगा, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर आपका 10.5 आंसर आना चाहिए, जो कि आपके किसी प्रश्न में नहीं दिया गया है। अगर सही इसका आंसर निकालना हो, सही इसका आंसर अगर निकालना हो तो यहाँ पर जो सेकंड वाली वैल्यू लिखी गई है इसको चेंज कर दीजिएगा, यानी कि 5 वर्ष कर दीजिएगा। 5 वर्ष के कितने 7 बच्चे, 5 वर्ष के 7 बच्चे कर देंगे तो आपका सही आंसर आने लगेगा। अगर हम लोग जो हमारी दूसरी लाइन लिखी गई है जिसमें 7 वर्ष के 5 बच्चे लिखे गए हैं, 5 लड़के लिखे गए हैं, उसको चेंज कर दें कि 5 वर्ष के 7 बच्चे या 7 लड़के कर दें तो हमारा सही आंसर आने लगेगा। और सही आंसर कितना होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वैल्यू चेंज करके आपका आंसर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रश्न तो आप लोग बहुत बार करते ही होंगे। देखो, ऐसे प्रश्न करने के लिए आप पहली कंडीशन पढ़ो, राहुल और अंकित हैं, दूसरी कंडीशन में अंकित और सोनू है, तीसरी कंडीशन में सोनू और राहुल हैं, यानी क्रम से चीजें चल रही हैं। तो राहुल अंकित ये सब नाम लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन में a+b मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन में b+c मान लेते हैं, तीसरी कंडीशन में c+a मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो चीजें दी गई हैं वो क्रम से दी गई हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, दिन लिखा गया है, तो a+b यानी पहले 2 लोग मिलकर 8 दिन में करते हैं, दूसरे वाले 2 लोग मिलके 10 दिन में करते हैं, तीसरे वाले 2 लोग मिलके 12 दिन में करते हैं। हमें इनकी निकालनी है क्षमता, ठीक है, और क्षमता निकालने से पहले आप लोग टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य कितना है इसको निकालेंगे। टोटल वर्क को हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क को एलसीएम भी कहते हैं। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का आप लोग तरीका जानते ही हैं, हम इसका दूसरा तरीका बता देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी पहाड़ा पढ़िए, उसका पहाड़ा आप पढ़िए, और ऐसी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 से ये 8 नहीं कटेगा। फिर आप इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपका 120 ऐसी संख्या आएगी जिसका भाग 8 से भी और 10 से भी और 12 से, तीनों संख्याओं का भाग इस 120 में चला जाता है। अब भाग कर लीजिए, वही आपकी क्षमता निकल आएगी, ठीक है। तो 8 का भाग करेंगे तो 8 का पहाड़ा इस 120 में, 120 में कितनी बार जाएगा, ये आपका 15 बार जाएगा, 10 का 12 बार जाएगा और 12 का पहाड़ा 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको जोड़ दीजिए, a प्लस के b प्लस के c। देखिए ये सब 2 बार है, a आपका 2 बार है, b आपका 2 बार है, c आपका 2 बार है, तो 2a प्लस b प्लस c आएगा। और इधर टोटल क्षमता कितनी हो गई 30 और 35 और 2 हो गया 37, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको a प्लस के b प्लस के c निकालना है तो 2 का भाग इधर कर देंगे तो 37 बटे कितना हो गया 2। क्षमता का क्या मतलब होता है, क्षमता का ये मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है। और टोटल वर्क जो कि जिसको हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, उसका मतलब होता है कितना काम हमें करना है। तो यहाँ पर अब आपको डेज अगर निकालना है तो कितना काम करना है, 120 काम करना है, और एक दिन में कितना काम करते हैं 37 बटे 2। तो बटे जो कि 2 है वो पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 240 बटे 37 डेज, और 240 बटे 37 कहाँ पर है, ये आपका विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपकी क्षमता क्या कहलाती है, एक दिन में तीनों लोग मिलकर जितना काम कर रहे हैं वो हमारी क्षमता कहलाती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 37 बटे 2 है। टोटल वर्क जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं वो क्या कहलाता है, कितना काम हमें करना है। तो दिन निकालने के लिए क्या होता है, आपको 120 काम करना है और एक दिन में आप 37 बटे 2 काम करेंगे, तो जो आपका टोटल वर्क होता है उसमें आप इफिशियंसी क्षमता का भाग कर देंगे तो आपके दिन निकल आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 केले हैं और आपको एक दिन में 2 केले आप खाते हैं, आपके पास 100 केला है और एक दिन में 2 केला खाते हैं, तो कुल कितना दिन लगेगा किलो को खत्म करने में। तो ये वही आपने किया है, जितने आपके केले हैं उसका आपने जितने आपकी क्षमता है उतना उसके भाग कर दिया है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक, ज्यादा समय व्यस्त नहीं करते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ठीक है भैया।
एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल की वैल्यू नहीं लिखी गई है और यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये सवाल थोड़ा सा गलत है। तो शंकु, लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो 156 पाई है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। और इसके आधार की त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन हमें निकालना है। ये प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको पता है पृष्ठ जो शंकु होते हैं उसके पृष्ठ तल का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पृष्ठ तल का क्षेत्रफल होता है पाई, आर और एल। इसकी वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया है, 156 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर का मान कितना दिया है, 12, तो 12 गुणे एल बराबर हो गया 156 पाई। ये देखिए 12, ये पाई तो कैंसिल हो गया, पाई यहाँ पर नहीं आएगा, पाई कैंसिल हो गया है पहले ही, चलो मिटा ही देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना है, इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है, बस आपको वैल्यू दी गई है 12 के इसमें भाग कर दीजिए तो एल की वैल्यू निकल आएगी, 12 कम 12 और 12 यही 36। अब शंकु आपको पता है कैसे होता है, शंकु हमारा ऐसे होता है, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई एल कहलाती है, ये हमारी ऊंचाई एच कहलाती है और ये हमारी त्रिज्या आर कहलाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। एल की वैल्यू 13 आ गई है, आर की वैल्यू 12 है। तो अगर आप पाइथागोरस त्रिक जो होता है, पाइथागोरस त्रिक होता है, उसकी वैल्यू जानते हैं तो यहाँ पर 5, 12 और 13 से आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि आपका यहाँ पर ऊंचाई साफ साफ आपको दिख रही है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। और शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन का आपका फार्मूला आपको याद है कि भूल गए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और पाई का मान आपको नहीं रखना है, 1/3 है, पाई का मान नहीं रखना क्योंकि आपके विकल्प में पाई का मान आ रहा है, आर का मान है 12 और 12 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 और एच का मान कितना है, एच का मान है 5। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने से इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 240 पाई आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है, कौन से विकल्प में, 240 आपका विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, बस आपको फार्मूला ही रखना था। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। इसको सबसे आसान तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेकर आप बैठे, फटाफट सॉल्व करिए और सबसे आसान तरीके से सॉल्व करिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दर कितना है, 5% है। समय कितना दिया है, 15 वर्ष दिया गया है। संयोजित ब्याज और उधार दी गई राशि में 250 रुपए कम है। यानी कि हमारा जो उधार दी गई राशि है जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है। और कुल ब्याज यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। कुल ब्याज निकालने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, उसमें कुल समय से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 75%। तो अगर आप प्रतिशत की बात करें तो आपका मूलधन 100% होता है, और प्रतिशत की बात करें तो 15 साल में आपको 75% ब्याज मिलेगा। 15 साल में 75% ब्याज मिलेगा और मूलधन आपका 100% होता है। तो बताइए इससे कितना कम है, मूलधन से ये हमारा टोटल ब्याज जो है कितना कम है। यहाँ देखने से ही लग रहा है कि 25% कम है। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है कम, आपका 250 रुपया कम दिया गया है। बात समझ में आ गई, हमने क्या कहा। आपको ये प्रश्न मौखिक भी आप कर सकते हैं कि कोई भी जो धन होता है, मूलधन होता है, वो आपका 100% होता है। कुल ब्याज आपने निकाला 75%, तो आपको कितना कम दिख रहा है, 100 से 75%, 25% कम दिख रहा है। लेकिन प्रश्न में कितना कम दिया है, 250 रुपया कम दिया है। यानी 25% की वैल्यू 250 रुपया है। अगर हम 25 का भाग कर दें तो यहाँ 1% आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपया। निकालना क्या है भैया, निकालना है उधार दी गई राशि यानी मूलधन। तो इसी समीकरण में 100 का गुणा कर दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। क्योंकि जो आपका मूलधन होता है वो 100% होता है, तो इधर हो जाएगा 100% और इधर आपका 1 जीरो और आ जाएगा, यानी 1000 रुपया आपका आंसर रहेगा। 1000 रुपया कहाँ पर है, विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। सबसे आसान तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है।
बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश आपको करेंगे हम। देखो समझो बात को ध्यान से, यहां पर हम लोग क्रय मूल्य लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग कहां पर लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं। यहां पर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं और खरीदा गया बेचा गया अधिक मूल्य पर, इसे 10 खरीदता और अधिक मूल्य पर बेचता, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। दो प्राइस आपके प्रश्न में दिया गया है, अब जैसा कहा जाएगा वैसा आपको करना है। ठीक है, एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 10% लाभ पर बेचेंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा 110% होगा। अभी हम परसेंटेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, यानी 100% में उसने खरीदा था, तो अगर 20% कम में खरीदता तो 80% उसकी वैल्यू होती, और 100 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि अभी वह 110% में तो बेच ही रहा है और इसमें 100 रुपया वो और ले ले, ये 100 रुपया है, 100 रुपया और ले ले, तो खरीदने वाली कीमत कितनी हो गई, 80% हो गई, और बेचने वाले की जो कीमत है वो 110% में तो बेच ही रहा है और उस पर 100 रुपया और ले ले। ठीक है, तो उसकी जो इनकम होती है वो 40% उसकी आमदनी होती है, यानी उसका फायदा होता है। यानी कि इस वैल्यू का ये वाली जो वैल्यू है वो है 140% है। ठीक है, अब फिर से समझते हैं इसको, या ये वाला तरीका छोड़ो, ये 140% वाला तरीका छोड़ो, इसको दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। ये वाला तरीका छोड़ो, एक मिनट, एक मिनट, इसको सेट करते हैं। देखो भैया, आपका क्रय मूल्य कितना है, 80% है, इस पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% का। यानी कि जब क्रय मूल्य पर हमारा प्रॉफिट होता है, कोई भी चीज 100% होती है, उस पर 40% का प्रॉफिट होगा, तो वो वैल्यू हो जाएगी 140%। तो ये हमारा बेचने और क्रय मूल्य के हिसाब से विक्रय मूल्य निकल आया। 80% की वस्तु को 140% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकले आएगा, और दूसरे समीकरण में आपने विक्रय मूल्य निकाला ही है 110% और प्लस की ये 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर रुपया लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन प्रतिशत में है कौन रुपए में है। बात समझ में आ रही है, ये समीकरण आपको समझ में आया। क्रय मूल्य यानी 80% था, उस पर आपको 40% की आमदनी होती है, यानी 40% का फायदा होता है। तो 100%, कोई भी चीज 100% होती है, उस पर 40% का प्रॉफिट लेंगे तो उसकी वैल्यू 140% हो जाएगी। यहाँ पर 80% उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब इसको आप समझ गए होंगे, चलो हटाओ छोड़ो, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2% के निशान है, यहाँ पर 1% के निशान है, तो एक वाले परसेंट के निशान को हमें डिस्ट्रॉय करना है, हटाना है, यानी कि 140, और यहाँ पर प्रतिशत निशान हटा दीजिए तो नीचे आ जाएगा 100। सब में नहीं हटाएंगे क्योंकि अभी परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में हमें नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 100 रुपया है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, 2 0 कैंसिल हो गया, और 14 अट्ठे कितना होता है भैया, 14 अट्ठे होता है 112%, बराबर इधर कितना है 110%, और प्लस के आपका कितना है भैया 100। ठीक है, अब ये परसेंट इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2%। लिखें कहां पर, थोड़ा कुछ मिटाना पड़ेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू मिटा देते हैं। चलो ऊपर वाली वैल्यू थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ये वाली वैल्यू थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, आपका आंसर आने वाला है, बस ज्यादा नहीं मिटाएंगे, हो गया अपना काम। देखिए भाई, इधर आएंगे 2%, 2% की वैल्यू निकल आई कितना भैया, 2% की वैल्यू निकल आई है आपकी 100 रुपया। 2% की वैल्यू कितने निकल आई है, 100 रुपया। आपको निकालना क्या है, टेलीविजन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमने माना था 100%, तो इसमें आप 50 का, 1 मिनट, इसमें आप 50 से गुणा करेंगे, 50 को इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100%, और 50 के इधर गुणा करेंगे तो आपका 3 0 रहेगा, कुल मिला के 5000 आपका आंसर आ जाएगा। 100% की वैल्यू 5000 होगी। कौन सा है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके दूसरे भी तरीके होते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कराने के, उस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुतेरे खतरनाक प्रश्न आपके सामने है। देखो भैया, बात को समझो ध्यान से।
दूसरी लाइन पहले ध्यान से पढ़ो। फुटबॉल खेलते हैं और 10% छात्र ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। जो 10% छात्र हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कोई भी चीज 100% होती है, यानी कि यहाँ पर 90% ऐसे लोग हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर कॉपी लेकर बैठे हैं कि कोई भी चीज प्रत्येक कंडीशन में 100% होती है। तो अगर 10% ऐसे छात्र हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, ऐसी कंडीशन में 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90% आएगा। 90% या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ये इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। फार्मूला क्या है? एक छोटा सा फार्मूला है और फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस के z। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है? दोनों खेलते हैं। जब दोनों वैल्यू निकालनी होती है तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये फार्मूला पढ़ा ही होगा। जब दो वैल्यू अलग अलग दी गई होती, जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू 1% क्रिकेट का दिया गया है, दूसरा प्रतिशत आपका फुटबॉल का दिया है। क्रिकेट का 60% है, फुटबॉल का 45% है। और जेड क्या होता है? एक्स आपका पहली वैल्यू, वाई आपकी दूसरी वैल्यू। और जेड क्या होती है? या तो फुटबॉल या तो क्रिकेट। ठीक है, तो जेड आपकी दूसरी वाली वैल्यू होती है जो कि जेड आपकी तीसरी वैल्यू होती है जो कि हमने यहाँ पर 90% निकालना है। फिर से समझ लीजिए, ये फार्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं? ये फार्मूला वहां पर अप्लाई करते हैं जैसे मान लीजिए पढ़ने के प्रश्न होते हैं कि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं? गणित पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और कुछ विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, और कुछ विद्यार्थी गणित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। दोनों में से या तो गणित पढ़ते हैं या विज्ञान पढ़ते हैं, तो वहां पर ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसके डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको पता है। तो पहली वैल्यू है 60% जो कि x की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है 45% जो कि आपका y की वैल्यू है, तीसरी वैल्यू या तो क्रिकेट या फुटबॉल जिसकी वैल्यू है आपका 90%। ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर दो और परसेंटेज निशान बाहर लगा दो। इसको जोड़ेंगे 60 और 105 आएगा। 90 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? आप 90 घटाएंगे तो आपका 15% आएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों खेलते हैं। हमने कहा इसको इस फार्मूले से निकलेगा क्या? जो दोनों खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 15%। अब यहाँ पर अपना बैंड डायग्राम बना दो, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला बैंड, ये वाला इसको हम लोग मान लेते हैं क्रिकेट वाला, और ये दूसरा वाला मान लेते हैं फुटबॉल वाला। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। पहला वाला क्रिकेट का मान लिया है, दूसरा वाला फुटबॉल का मान लिया है। पेन का कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, 1 मिनट का समय दीजिए। आज लाइट जाने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि ये वीडियो जो कि आधे घंटे में बनना चाहिए था, 5 घंटे का समय लग गया है वीडियो बनाने में। तो ये देखिए दोनों किस में आ रहे हैं? दोनों है 15%, यानी 15% आपका बीच में रहेगा। क्रिकेट कितना है प्रश्न में? क्रिकेट आपका प्रश्न में दिया है 60%, तो 15% तो इधर आ गया, तो बचेगा कितना? इधर क्रिकेट में बचेगा आपका 45%। ठीक है, फुटबॉल में कितने हैं? 45%। 15% तो इधर है, तो फुटबॉल में कितना बचा? 30%। अब इसको मिला लीजिए, टोटल 100% होना चाहिए। 45 और 15 हो गया 60, और 60 30 90, और ये 10% ऐसे लोग हैं, ये वाला 10% ऐसे लोग हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसको भी मिला देंगे तो टोटल आपका 100% हो गया। ठीक है, तो ये आपके यानी कि समीकरण बिल्कुल संतुष्ट है। अब यहाँ से आपने निकाल लिया है। पूछ क्या रहा है? केवल फुटबॉल, तो केवल फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? 30%। केवल फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 30%। किसका 30%? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80। 80 का 30%, 80 का 30% लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको गुणा करेंगे तो 8 × 24, यानी कि 24 बच्चे आपके फुटबॉल खेल रहे हैं। 24 कहाँ पर है? विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रतिशत के निशान हटा के नीचे 100 कर लीजिएगा, कैंसिल आउट कर लीजिएगा, आपका 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न तो हजारों बार समझाया है आपको, इसका आंसर तो आ ही जाना चाहिए। इसके फार्मूला भी होता है, फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो उसको, इसका क्या मतलब होता है हम समझा देते हैं। 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या है? तो 7 के 7 गुणज मतलब कि 7 का आपको पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार? आपका 7 बार। गुणज मतलब होता है कितनी बार आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं, और 7 जो पहली संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है, यानी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 3 21। ऐसा आप 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49।
अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ के कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं, 7 का भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली संख्या पता चल गई, आखिरी संख्या पता चल गई, और आप अब आपको औसत निकालना है। तो फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, फार्मूला अगर भूल जाते हैं तो क्या करिएगा, आप पहली संख्या 7 पकड़ लीजिए और आखिरी संख्या 49 पकड़ लीजिए और यहाँ पर 2 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसका क्या मतलब होता है, ये फार्मूला कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसको भी बता देते हैं। देखो, जब कोई भी संख्याएं एक निश्चित क्रम में होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 है, 14 है, 21 है, ये संख्याएं निश्चित क्रम में हैं। जब कोई भी संख्याएं, और जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसी कोई भी संख्या लिखी गई हो, तो जब संख्याएं एक निश्चित क्रम में होती हैं तो उसकी पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़कर 2 का भाग कर देने से हमारा औसत निकल आता है। तो इसको जोड़ के जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, और यहाँ पर रहेगा 2, और 2 का भाग करेंगे तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8, 28 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहली ट्रिक हो गई। चलिए दूसरी ट्रिक इस प्रश्न में बता देते हैं कि आपको पहाड़ा किसका पढ़ना है, 7 का पढ़ना है। दूसरी ट्रिक, अभी तो आंसर आ गया अपना, अब दूसरी ट्रिक इसकी सीख लीजिए कि आपको पहाड़ा किसका पढ़ना है भैया, पहाड़ा आपको 7 का पढ़ना है। ठीक है, आपको प्रश्न में लिखा ना 7 के 7 गुणज, तो 7 का यहाँ पर जितना लिखा हो 7 इतना मत पढ़िए, इससे एक ज्यादा पढ़ लीजिए। तो 7 का 7 गुणज नहीं के हिसाब से मत सॉल्व करिए, 7 का 8 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 7 8 एक मिनट, हमने क्या कर दिया, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं जल्दबाजी में, क्या यार, हाँ सही है, कभी कभी डाउट हो रहा है, आज डाउट हो जाता है कि जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखो 7 का आपको पहाड़ा पढ़ना है 7 के गुणज में, तो क्या करिएगा, 7 का पहाड़ा यहाँ 7 लिखना, 7 गुणज यानी 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो इससे अगली संख्या जो कितनी आएगी 8, तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लीजिएगा, तो 7 8 56, और फिर इसमें 2 का भाग कर दीजिएगा तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो क्या करिएगा, जितने गुणज लिखे गए हों उससे एक ज्यादा बार इस 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा और उसको लिखकर 2 का भाग कर देना, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक भाई, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। चलो इसको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करो कि 7 ऐसे संख्या बना लो, ये जो हम गोला बना रहे हैं समझ लो ये संख्याएं हैं, कितनी हो गई, 4 5 और 6। अब इसका औसत निकालना, औसत हमने बहुत बार समझाया है आप लोगों को। ठीक है, औसत हमने बहुत बार समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये शुरुआत की जो 3 संख्याएं हैं और आखिरी की जो 3 संख्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। औसत का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर बराबर, जैसे कि तराजू होता है दोनों तरफ बराबर होते हैं, उसी प्रकार आपके औसत का मतलब होता है। तो इनका औसत कितना है, 25, या ये हमारी 6 संख्याएं हैं, इनका औसत 25 है, यानी कि 25 तो विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या यानी कि इन्हीं के बीच में हमारी संख्या होगी औसत। ठीक है, औसत 25 जो है एक विषम संख्या है, यानी कि ये जो लिखी गई है, ये फिगर बना है, ये सम संख्याओं का है, तो यानी इसके बीच में बीचों बीच में आपका औसत रहेगा यानी 25। ठीक है, तो 25 के पहले कौन सी सम संख्या होती है, 24, 24 के पहले सम संख्या 22, 22 के पहले सम संख्या कौन सी होगी, 20, 24 के बाद यहाँ क्या होगा 26, यहाँ होगा 28, यहाँ होगा 30, क्योंकि सब सम संख्या है, दो के अंतर पे आती हैं। आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालना है, तो सबसे बड़ी 30 है और सबसे छोटा 20 है, इनका अंतर कितना रहेगा 10, यानी कि आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप औसत के ये छोटा सा नॉर्मल सा प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार से इस यूट्यूब चैनल का लगातार सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।